प्रस्तुत वीडियो स्टार इन मी एजुकेशन का एक छोटा सा प्रयास है। आपके इस वीडियो को देखने से हमें बहुत मदद और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम कई बच्चों की मदद कर सकेंगे ताकि वे अपनी ऑनलाइन स्कूलिंग कंटिन्यू कर सकें। स्टार इन मी को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। स्टार इन मी के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 की NCERT टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 करेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम चैप्टर पढ़े, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। What images of people and of places come to your mind when you think of our country? जब आप हमारे देश भारत के बारे में सोचते हैं तो किस तरह के चित्र आपके मन में आते हैं? What parts of India have you lived in or visited? आप इंडिया के किन किन हिस्सों में रह चुके हैं या जा चुके हैं? Can you name some popular tourist destinations? क्या आप इंडिया की कोई भी फेमस ऐसी जगहें बता सकते हैं जहां लोगों को जाना अच्छा लगता है? You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. आप यह बात तो जानते ही होंगे कि अंग्रेज़ों के अलावा डच, फ्रेंच और पुर्तगाली लोगों ने भी हमारे देश पर राज किया था। Can you say which parts of India show French and Portuguese influences? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किन हिस्सों पर फ्रेंच और पोर्टुगीज का प्रभाव है? Can you say which parts of India grow tea and coffee? क्या आप जानते हैं कि इंडिया के किन हिस्सों में चाय और कॉफी उगती है? इस वीडियो में हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. इस चैप्टर में हम एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर उसकी पेन पोर्ट्रेट है, मतलब एक उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसका आज भी गोवा की सोसाइटी में एक बहुत अहम जगह है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. हमारे घर के बड़े आज भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए उन दिनों को याद करते हैं जब पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगाल के लोगों ने गोवा पर शासन किया था। Reminiscing nostalgically का मतलब है thinking fondly of the past, मतलब पुरानी यादों को ताज़ा करना। वे याद करते हैं पोर्टुगीज को और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड को। उस जमाने में भी पोर्टुगीज के प्रभाव से गोवा में कई अद्भुत तरीके की ब्रेड्स बना करती थी। Those eaters of loaves might have vanished. उन लोव्स को खाने वाले यानी पोर्टुगीज लोग तो चले गए हैं, यहाँ से वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं। But the makers are still there. ये ब्रेड्स बनाने वाले लोग आज भी गोवा में हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे बीच गोवा में इन ब्रेड्स को बनाने के लिए मिक्स करने वाले, मोल्ड करने वाले और वे सब बेकर्स हैं जो इन लोव्स को बनाते हैं। Those age old, time tested, मतलब वह बेहद पुरानी फर्नेसेस यानी भट्टियाँ आज भी हैं। The fire in the furnaces has not yet been extinguished. इन भट्टियों में जलने वाली आग आज भी चल रही है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, मतलब बुझी नहीं है। The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. आज भी गोवा में कई जगहों पे घंटी की आवाज से पता चल जाता है कि ट्रेडिशनल बेकर आ गया है। Maybe the father is not alive, चाहे उनके पूर्वज आज नहीं हैं, but the son still carries on the family profession. आज भी उनकी आने वाली पीढ़ियां इसी फैमिली प्रोफेशन को, इसी काम को चला रहे हैं।
हेराल्डिंग शब्द का अर्थ है अनाउंस करना यानी घोषणा करना। These bakers are even today known as pader in Goa. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. हमारे बचपन में गोवा में यह बेकर न केवल हमारे मित्र था पर एक अहम साथी और एक गाइड यानी चीज़ें सिखलाने वाले के रूप में था। He used to come at least twice a day. वह हमारे घर 2 बार आता था। एक बार जब सुबह वह अपने राउंड पर निकलता था और दूसरी बार जब वह अपनी खाली बास्केट लेकर वापस जा रहा होता था। The jingling thud of his bamboo. उनके बैम्बू की जिंगल करती हुई झंझनाती हुई आवाज से हम जाग जाते थे और भागकर उन्हें मिलने जाते थे। ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या हमें ब्रेड से बहुत प्यार था? Not at all. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The loaves were bought by some paskin और bastin, मतलब जो घर की मेड सर्वेंट होती थी जिन्हें उस समय में paskin या bastin भी बोला करते थे। What we longed for were those bread bangles. हमें बेसब्री से इंतजार रहता था उन ब्रेड बैंगल्स को खरीदने का। वे एक अलग तरीके की ब्रेड होती थी जो बैंगल की शेप में होती थी। हम बहुत ध्यान से उन्हें चुना करते थे। Sometimes it was sweet bread of special make और कभी-कभी कोई अलग तरीके की मीठी ब्रेड होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. बेकर अपने बैम्बू को जोर जोर से हिलाकर झंग झंग की आवाज करते थे। उनके आने का इस आवाज से पता चल जाता था। One hand supported the basket on his head. एक हाथ से बास्केट को अपने सर पर संभाल कर चलते थे और दूसरे हाथ से बैम्बू से आवाज करते थे। He would greet the lady of the house with good morning. घर की मालकिन को वह गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करते थे। And then place his basket on the vertical bamboo. बैम्बू को सीधा खड़ा करके उस पर बास्केट को टिका दिया करते थे। We kids would be pushed aside with a mild rebuke. हमें हल्की फुल्की डांट मिल जाती थी और साइड कर दिया जाता था। And the loaves would be delivered to the servant. और ब्रेड के लोव्स हमारे घर की सर्वेंट को दे दिए जाते थे। रिब्यूक शब्द का अर्थ है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल यानी अ स्कोल्डिंग, मतलब किसी को डांट कर रोक देना। बट वी वुड नॉट गिव अप। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। हम किसी बेंच पर या पैरापेट जैसे रेलिंग पर चढ़ जाते और बास्केट में झांक ही लेते। I can still recall the typical fragrance of those loaves. उन ब्रेड की खुशबू आज भी मेरे मन में ताज़ा है। Loaves for the elders, बड़ों के लिए ब्रेड के लोव्स and bangles for the children, और बच्चों के लिए वह गोल गोल ब्रेड बैंगल्स। फ्रेग्रेंस शब्द का अर्थ है सेंट, मतलब खुशबू। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly, and why should we? बैम्बू की आवाज सुनते ही हम बस भाग जाते थे। हमें बिल्कुल परवाह न होती कि हमें अपने दांत भी ब्रश करने हैं। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब इतनी मुश्किल कौन उठाए कि जाकर मैंगो की लीफ मतलब आम के पेड़ से पत्ता तोड़े और उससे टूथब्रश करे? क्या यह जरूरी भी था? The tiger never brushed his teeth. टाइगर तो अपने दांत नहीं ब्रश करता, फिर हमें क्या जरूरत? और वैसे भी हॉट टी पीने से तो दांत साफ हो ही जाते हैं। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. शादियों में दिए गए गिफ्ट्स में बोल नाम की ब्रेड का बहुत अहम हिस्सा होता है। उसके बिना ये गिफ्ट्स बिल्कुल बेकार होते हैं। Just as a party or a feast loses its charm without bread. किसी भी पार्टी में ब्रेड के बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आता। Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. एक बेकर अपने गांव के लिए कितना ज़रूरी है यह जताया नहीं जा सकता।
The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अपनी बेटियों की सगाई पर घर की औरतें सैंडविचेस जरूर बनाती हैं. Cakes and bolognas are a must for Christmas. क्रिसमस के फेस्टिवल पर केक्स और बोलोनियाज जरूर रखे जाते हैं. बोलोनियाज एक स्पेशल टाइप की कोकोनट कुकी होती है जो पोर्टुगीज के ज़माने से चलती आ रही है. इसलिए एक बेकर की फर्नेस यानी भट्टी एक गांव के लिए आज भी बहुत ज़रूरी है. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. उस समय के बेकर्स या ब्रेड सेलर्स की एक बहुत पेक्यूलियर यानी अजीब सी ड्रेस होती थी. उसका नाम था कबाई. इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक. एक लंबी सी फ्रॉक थी जो घुटनों तक आती थी. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. पर हमारे बचपन में बेकर्स एक शर्ट पहना करते थे और ट्राउजर्स जो छोटी होती थी और सिर्फ घुटनों तक ही आती थी. आज भी अगर कोई हाफ पैंट पहनकर घूम रहा हो तो लोग कमेंट कर देते हैं कि देखो ये एक पादेर के जैसे ड्रेस्ड अप है. The baker usually collected his bills at the end of the month. बेकर अपने घरों से हिसाब किताब हर महीने के एंड में किया करते थे. Monthly accounts used to be recorded on some wall in a pencil. वह घरों में अकाउंट्स उनकी किसी दीवार पर पेंसिल से लिख दिया करते थे. Baking was indeed a profitable profession in the old days. उस समय में बेकिंग एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. वे अच्छा कमा लिया करते थे. The baker and his family never starved. बेकर और उनकी फैमिली कभी भी भूखे नहीं रहते थे. He, his family and his servants always looked happy and prosperous. बेकर्स और उनके पूरे परिवार सारे नौकर चाकर हमेशा खुशहाल दिखा करते थे. Their plump physique was an open testimony to this. उनके मोटापे से साफ पता चलता था कि वे अच्छा खाते पीते कमाते हैं. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. जैकफ्रूट का मतलब होता है मोटा कटहल का फल. फिजिकल अपीयरेंस मतलब देखने में कोई इंसान कैसा दिखता है. यदि कोई भी इंसान आज भी मोटा दिखता है उसे कह दिया जाता है कि यह तो बेकर है. प्लम्प फिजिक मतलब प्लेजेंटली फैट बॉडी मतलब मोटा शरीर. ओपन टेस्टिमनी मतलब एक पब्लिक स्टेटमेंट देना किसी के कैरेक्टर या क्वालिटी के बारे में यानी खुली गवाही.